हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, तो दोस्तों, हमने ये चैप्टर शुरू किया हुआ था फंक्शंस एंड रिलेशंस। काफ़ी दिनों बाद इसका वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अब रेगुलर डालूंगा। अब मैं रेगुलरली इस चैप्टर को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उसी में आगे हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट कर लिए थे, और अब ये 5th पार्ट है जिसमें फर्दर सब पार्ट्स हैं 5। तो क्वेश्चन क्या है? रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सेट ए के ऊपर डिफाइंड है ये सारे रिलेशन जो 5 पार्ट्स में आएंगे, सब पार्ट्स में आएंगे। और वो सेट जिस पर ये रिलेशन डिफाइंड है वो ह्यूमन बींग्स का है, लिविंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो पहला है हमारा आर, एक्स कॉमा वाई। एक्स एंड वाई, ये जो नाम, ये एक्स और वाई क्या है? ये अब हमारे ह्यूमन बींग्स हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो 2 पर्सन्स कब आपस में रिलेट करेंगे, एक्स और वाई? जब क्या होगा, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये एक ही प्लेस पर काम करते हैं, ऐसा अगर है तो ये आपस में रिलेट करेंगे। तो हमने चेक क्या करना है? वही रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने हेडिंग बनाया रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में देखो, हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी में y की जगह भी x ही पुट कर सकते हैं। तो x कॉमा x कब होगा? जब x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। यानी x एंड x का ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हम अगर एक पर्सन को हमने एक बार में देखा, वो जहां वर्क करता है, अगर हम दूसरी बार उसी पर्सन की बात करेंगे तो वो तो उसी जगह पर काम कर रहा होगा। तो हम ये कागजों पे लिखने के लिए ये बोल सकते हैं कि x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। कई स्टूडेंट्स को ये बात कंफ्यूज कर सकती है। ये इसी तरह है जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। तो हम कहते हैं कि एक ट्राइंगल जो है अपने आप से ही क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो वो ट्राइंगल तो एक ही है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसी दूसरी जगह होना पड़ेगा। तो इसी तरह से x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस हम कह सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। सिंस हमने क्यों कहा? सिंस का मतलब होता है क्योंकि। ये हम जानते हैं कि हम इस तरह से कह सकते हैं किसी एक पर्सन के बारे में, दोबारा से उसका जिक्र चलेगा तो हम, अब वो उसका काम तो वहीं का वहीं रहेगा, सेम प्लेस पे होगा। तो यहां से हमको क्या मिला? x कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यानी a सेट के सारे जो पर्सन्स हैं उन सब के लिए x कॉमा x बिलोंग्स टू r हो गया। तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हमारा रिलेशन हो गया। अब सिमिट्री। तो सिमिट्री में हम मान के चलते हैं कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये लिखा हुआ रिलेशन में, यहां लिखा होता है मीनिंग, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो हम यहां लिखेंगे x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अगर हम y को पहले लिखें, x को बाद में, यानी कि जिस इंसान का हमने पहले जिक्र किया उसकी जगह दूसरे इंसान का पहले जिक्र करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही जगह काम कर रहे हैं।
तो हम इस तरह लिख सकते हैं y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। तो y एंड x वर्क एट सेम प्लेस जब आया तो इसका मीनिंग हो गया y, x बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा हो गया तो हमें पता लग गया कि देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में हम मान के चलते हैं कि लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वही कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस एंड, अब y एंड z के लिए भी कहेंगे हम, y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। अब x, y वर्क एट सेम प्लेस, y, z वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और z भी तो उसी जगह काम कर रहे हैं। तो यहां से आ गया x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका मीनिंग हो गया कि x, z बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज क्या बन गया? ट्रांजिटिव। तो R जब ट्रांजिटिव हो गया, तीनों प्रॉपर्टीज अब होल्ड करता है ये रिलेशन, रिफ्लेक्सिविटी भी, सिमेट्री भी, ट्रांजिटिविटी भी। तो इसका क्या मतलब हो गया? हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन 5th का जो ए पार्ट है वो हो गया सॉल्व। अब जो बी पार्ट है उसमें क्या है ये मैं लिखता हूं। बी पार्ट का जो रिलेशन है, बी पार्ट में आर रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। तो वर्क एट सेम प्लेस जहां जहां आ रहा है वहां पे लिव इन सेम लोकेलिटी आ जाएगा, तो बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा। कैसे? हम कहेंगे x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, फिर यहां लिव इन सेम लोकेलिटी, वही चीज पूरी की पूरी बन जाएगी। तुम अगर समझ गए हो इसको तो इसको भी तुम आराम से कर लोगे। वर्क एट सेम प्लेस वैसे ही लिव इन सेम लोकेलिटी, बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगा, बिल्कुल इसी तरह करना है और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो ये तो थे 2 पार्ट। अब हम चलते हैं 5th के सी पार्ट पर। तो ये है स्टूडेंट सी पार्ट। रिलेशन आर कैसे बन रहा है? 2 पर्सन्स कब आपस में रिलेट करेंगे? x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है पर्सन x y से, यानी पहला पर्सन दूसरे पर्सन से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर अगर है तो वो आपस में रिलेट करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं अब हम। तो देखो, अब अगर यहां x लिखें तो ये क्या बनेगी स्टेटमेंट? x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, यानी इंसान अपने से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये तो बड़ी एब्सर्ड स्टेटमेंट हो गई स्टूडेंट्स। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है कि इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हम कहेंगे कि सिंस x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, अब x दोबारा लिखने का मतलब यह है हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने आप से x जो है वो देन x, ऐसे लिख के इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं समझाने के लिए कि पर्सन अपने आप से तो 7 सेंटीमीटर टॉलर हो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब है कि x जो है वो अपने आप से रिलेट नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग टू R। तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एक बात तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गई कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन सकता।
क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी, सिमिट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों प्रॉपर्टीज का होल्ड करना जरूरी होता है। तो अब हम चलते हैं सिमिट्री पे। लेट x, y बिलोंग टू R। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो अगर एक पर्सन दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो दूसरा पर्सन जो है वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ, वो 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं हो सकता ना। यानी कि हम x और y की प्लेस चेंज यहां पर नहीं कर सकते। तो यहां पे हम कहेंगे कि y इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x। y का जो कद है वो तो 7 सेंटीमीटर कम है x से। तो इसका साफ मतलब हुआ कि y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो ये स्टेटमेंट में हम y और x चेंज नहीं कर पाए, इंटरचेंज नहीं कर पाए। तो इसका मतलब y, x डज नॉट बिलोंग टू R। तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में हम मान के चलेंगे कि लेट x, y एंड y, z बिलोंग टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। y, z से ये मिला हमें। तो देखो x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है हमको? इसमें समझ में आ रहा है कि x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, क्योंकि x पहले ही 7 सेंटीमीटर y से ज्यादा है और y z से और 7 सेंटीमीटर आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और z का फर्क तो 14 सेंटीमीटर का हो गया। तो यहां 7 तो नहीं आया, जब आना तो 7 चाहिए था, तो 7 आया नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x और z आपस में रिलेट नहीं करेंगे। तो देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है सी पार्ट, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का सी सब पार्ट हमने कर लिया सॉल्व। और अब एक बड़ा मजेदार पार्ट आ रहा है, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है बड़ा मजेदार पार्ट, अगला भी ऐसा ही मजेदार सा पार्ट है। पहले हम ये देख लेते हैं x और y आपस में रिलेट कब करेंगे? जब x जो है वो इज वाइफ ऑफ y हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ का जो पेयर बनेगा तो आपस में वो रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखो, कितनी हैरानी की बात है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम y की जगह x को रिप्लेस नहीं कर सकते। x इज वाइफ ऑफ इटसेल्फ या हिमसेल्फ या हरसेल्फ, अपनी ही। अब वाइफ अगर है x तो वो लेडी होगी ऑब्वियसली, फीमेल है। तो फीमेल जो है वो अपनी ही वाइफ तो नहीं हम कहलाई जाएगी। ये तो बड़ी एब्सर्ड और अजीब सी स्टेटमेंट है, गलत सही की कैटेगरी से भी बाहर की स्टेटमेंट है ये। तो हम कहेंगे सिंस x इज वाइफ ऑफ x इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट। एब्सर्ड स्टेटमेंट उसको कहते हैं स्टूडेंट्स जो सही गलत की कैटेगरी से ही बाहर हो। तो ये तो कोई बात बनी ही नहीं, तो इसलिए हम जान गए कि x, x तो कभी भी रिलेट नहीं कर सकता। तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये तो हो गया। अब इसके बाद
सिमिट्री। तो ये भी बड़ी अजीब बात है, देखो आगे, लेट x, y बिलोंग्स टू R। ये हो गया हमारे पास। अब आगे इसका मतलब क्या हुआ, x इज वाइफ ऑफ y। इसका मतलब अगर हम x और y की प्लेसेस को चेंज करना चाहें तो हम लिखेंगे वाइफ, y इज, तो वाइफ नहीं आएगा भाई, हस्बैंड आएगा, हस्बैंड ऑफ x। जब x पत्नी है y की तो y जो है वो तो x का पति हुआ, तो y जो है वो अगेन x की वाइफ थोड़ी ना हुई। हम नॉर्मल पर्सन्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नॉर्मल। तुम इसको आगे एक्सटेंड मत करना क्योंकि ये किताब बड़ी पुरानी है और ये मैथ भी जो है वो कंसेप्ट पहले के बने हुए हैं। तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम कहेंगे कि x इज y इज नॉट वाइफ ऑफ x। तो दोनों जो हैं एक दूसरे की पत्नियां तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए हम कहेंगे y, x does not relate, does not belong to R. Therefore R is not symmetric. उसके बाद ट्रांजिटिविटी। लेट x, y, z। हाँ, अब ये बड़ी अजीब बात है, यहां पे ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर x, y बिलोंग्स टू R है तो y, z तो बिलोंग्स टू R हो ही नहीं सकता। कैसे? x वाइफ ऑफ y, यानी y जो है वो तो हस्बैंड हो गया, तो y जो है वो फर्दर वाइफ ऑफ z। ये भी एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है। तो बिलोंग्स टू R अगर कहें हम, मान लो ये है, तो x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। देखो ये कभी हो सकता है? कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दिस इज ऑल्सो एन एब्सर्ड स्टेटमेंट। x, y होगा लेकिन y, z कभी होगा ही नहीं। लेकिन यहां पर हमें एक बात समझने वाली सीखनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि यहां पर आ गया x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z डज नॉट बिलोंग टू R। लेकिन ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि अगर x, y और y, z R में है तो x, z R में होने चाहिए। अगर x, y और y, z दोनों इकट्ठे R में हो ही नहीं सकते तो हमने चेक नहीं करना कि x, z R में है कि नहीं है, और हमने कहना है कि ट्रांजिटिव है। Therefore R is ट्रांजिटिव। एक बार फिर समझो बात को। ट्रांजिटिविटी कहती है, कंडीशनल है ये, कि x, y और y, z जब R में होंगे, ये और ये दोनों R में जब होंगे, तब x, z का R में होना बहुत जरूरी है। जरूरी है मतलब ये तो होना ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिविटी कही जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि x, y तो R में है, लेकिन उस वजह से जैसा ये रिलेशन है y, z कभी भी R में नहीं आ सकता, मतलब इसका सेकेंड एलिमेंट किसी भी और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट नहीं बन सकता, तो फिर सवाल ही खत्म हो जाता है चेकिंग का। चेकिंग का मसला तब तक खड़ा रहता है जब तक इस टाइप से हमें R में रिलेशन में पेयर मिले। लेकिन अगर ऐसा है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, तब ये चेकिंग खत्म हो जाती है और हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव तो फिर ये है ही। तो ट्रांजिटिव ये रहेगा। तो ये जरा और ध्यान से पढ़ना, बुक में भी पढ़ लेना इसकी कंडीशन कि क्या है कि x, y और y, z दोनों अगर R में मिले तो हमें ये चेक करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांजिटिविटी ही है, फिर रिलेशन की कोई गलती नहीं है। हम इस तरह से इसको कंसीव करते हैं आइडिया को।
और अब इससे अगला जो ई पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो भी मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, अपने आप कोशिश करने की। एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स इज फादर ऑफ वाई। देखो अब तो यहां पे भी वही काम है कि एक्स इज फादर ऑफ एक्स हम कह ही नहीं सकते, अपना ही फादर पर्सन नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमिट्री में एक्स इज फादर ऑफ वाई, देन वाई इज सन और डॉटर ऑफ एक्स, क्योंकि अगर एक्स फादर है वाई का तो वाई जो है या तो बेटा है या बेटी है, तो इज नॉट फादर आ जाएगा, वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। और ट्रांजिटिविटी में ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एंड वाई कॉमा जेड, वाई इज फादर ऑफ जेड, ये तो हो सकता है। तो ये आर में अगर है तो एक्स कॉमा जेड जो है वो आर में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड हो जाएगा, एक्स इज फादर ऑफ जेड नहीं होगा। तो वहां पे तुम ये रीजन देकर बता सकते हो, ये ना तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही हमारे पास ये रिलेशन क्या बना, रिफ्लेक्सिव बना। तो ये तुमने अपने आप अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स। मेथड मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए एंड बी रिलेट, पेयरिंग आती है कब, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो मैंने सोल्यूशन की पहली लाइन लिख ली। हमने स्टार्ट ऐसे करना है, गिवन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब इस आर और इस आर में क्या फर्क है स्टूडेंट्स, कि अगर तुम बुक्स में देखोगे तो रियल नंबर के सेट को वो थोड़ा ऐसे बोल्ड में आर लिखते हैं, तो हम अब ऐसे ड्राइंग करते रहें और खराब कर दें पेज को और फिर भी आर प्रॉपर ना बने, उससे ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि हम रियल नंबर में दो लाइनें लगा दें। ऐसे ही नेचुरल नंबर के सेट को ऐसे लिख देते हैं और रैशनल को ऐसे लिख देते हैं, तो एक एक्स्ट्रा लाइन बीच में लगाकर हम ये शो कर देते हैं कि ये वही बोल्ड अक्षर वाला, बोल्ड लेटर वाला हमारा सेट है। तो अब तुम ये समझ गए होगे कि ये जो आर है, ये वाला आर रियल नंबर के लिए यूज होगा, और ये सिंपल वाला आर जो है, जो बोल्ड नहीं है, ये हमारे रिलेशन के लिए है। तो अब हमने शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है, देखो ए बी की जगह भी हम ए यहां रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर नॉर्मली सोचा जाए तो हाँ, नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे बड़े ही जिसे कहते हैं ना छुपे रुस्तम नंबर हैं जो अपने स्क्वायर से बड़े होते हैं। बड़े छुपे रुस्तम नंबर हैं, वो एक बड़ी ही छोटी सी जगह पर छुपे बैठे हैं जहां पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें, रिफ्लेक्सिविटी, लेट ए इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि रियल नंबर्स की बात है स्टूडेंट्स, इंटीजर की बात नहीं है। इंटीजर्स में मत सोचो, रियल नंबर्स में सोचो। तो यहां से ए स्क्वायर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर करो 0.04, देखो कैसे 2/10 ये था, इसका स्क्वायर किया तो आ जाएगा 4/100, तो 0.04। तो अब देखो स्क्वायर करने पर नंबर क्या है, और छोटा हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं तुम्हें बता दूं, 0 से 1 ओपन इंटरवल में 0 से लेके 1 तक के जो नंबर हैं जितने भी, वो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएंगे, और छोटे हो जाएंगे। क्यूब करने पर भी ऐसा होगा, पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे, क्यूब करोगे, पावर 5, 7, 8, 10, जितनी पावर बढ़ाओगे वो उतने ही छोटे होते चले जाएंगे, और नंबर इन सब से पावर से बड़ा ही रहेगा खुद। तो ये बड़े ही छुपे रुस्तम नंबर हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ यही ऐसा होता है, और किसी भी इंटरवल में या पूरी लाइन, स्ट्रेट लाइन पे ऐसा नहीं होता, हमारी रियल लाइन पे ऐसा कहीं भी और नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं विच इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, यहां पे तो आ गया ए इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, विच मीन्स ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर।
तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हमने साबित कर दिया। अब हम चलते हैं सिमिट्री पे। सिमिट्री भी साबित करना है कि नहीं है, ये भी बहुत आसान है साबित करना। हम 2 नंबर कंसीडर करते हैं, A को 1 रख लेते हैं और B को 2 रख लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो अब A स्क्वायर कितना है 1 और B स्क्वायर कितना है 4। तो अब देखो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ये देखो A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, बट B इज ग्रेटर देन A स्क्वायर। देखो 2 जो है वो A स्क्वायर से बड़ा है, B इज ग्रेटर देन A स्क्वायर, जो कि हमें क्या चाहिए था, B लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर चाहिए था ना, तभी सिमिट्री बनती। लेकिन ये नहीं बनी, हमें एक एग्जांपल मिल गया। तो बहुत क्लियरली हम जानते हैं अब कि B, A डज नॉट बिलोंग टू R, बट A, B बिलोंग्स टू R। A, B R में, लेकिन B, A R में नहीं आया, तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में हमने कहा लेट A इज इक्वल टू, देखो कुछ एग्जांपल लेता हूं, A 8, B 3, C 2। अब B का स्क्वायर कितना होगा 9 और C का स्क्वायर होगा 4। अब देखो A जो है वो B स्क्वायर से छोटा है, B जो है वो C स्क्वायर से छोटा है, लेकिन A जो है वो C स्क्वायर से छोटा नहीं है। यहां पर क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि A, B, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर एंड B लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर। A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, B लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। ये दोनों तो हैं, लेकिन बट A इज ग्रेटर देन C स्क्वायर, लेस देन नहीं आया। देखो 8 इज ग्रेटर देन 4, तो विच इंप्लाइज A, C डज नॉट बिलोंग टू R। तो देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने ये साबित कर दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे आगे। ये अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। और हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे आगे बढ़ाएंगे एक्सरसाइज को। कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग जरूर देना स्टूडेंट्स, और कोई सजेशन हो तो वो भी देना। बाकी एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर करवाने की बजाय उन क्वेश्चंस पे ज्यादा अब स्ट्रेस दूंगा और वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे टॉपिक मैं करा दूंगा, क्योंकि हमने बोर्ड एग्जाम देना है। या फिर कोई बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आ गया तो वो भी जरूर करवाऊंगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में मदद करें। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुमको इस महामारी से बचा लिया जाए। महामारी, ये हमारा जो क्या है, हमारी कोई भी महामारी आती है ना जिसमें मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन ये महामारी खत्म नहीं हो रही स्टूडेंट्स। जबकि इसके बगैर काम चल सकता है। इसके बगैर अगर काम चलाओगे तो अपने पेरेंट्स का पैसा भी बचाओगे, अपना टाइम भी बचाओगे। तो ये आधे आधे घंटे की वीडियो देखो स्टूडेंट्स, इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और फिर इस तरह से प्लेलिस्ट में जाकर देखते चले जाओ सारा सिलेबस। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।